हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डिटरमिनेंट के बाद, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इस चैप्टर को भी स्टडी करने का हमारा प्लान वही होगा। पहले हम लोग बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल, बोर्ड लेवल पे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और उतना कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जैसा अभी तक हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स में भी किए हुए हैं। तो पहले हम लोग बोर्ड लेवल का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को करेंगे और फिर हम लोग हायर लेवल तक पहुंचेंगे, जैसे हम लोग बाकी के चैप्टर्स में पहले आगे गए हैं। तो हालांकि इस चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री आप पूरा क्लास 11th में स्टडी किए हुए हैं। पूरा ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11th में आपको बताया गया है। और फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में अभी आप पढ़ ही रहे थे और अभी तुरंत आप उसको सीखे हैं कि फंक्शन होता क्या है, फंक्शन में क्या क्या चीजें आपको जानने को मिली है, सब कुछ आप अभी किए हुए। तो यहां पर हम लोग सीख क्या रहे हैं कि फंक्शन तो रहेगा ही वो, लेकिन किस तरह का फंक्शन रहेगा? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहेगा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, या उसी को आप क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी बोलते थे। कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 तरह के होते हैं: साइन एक्स कॉसेक, साइन कॉस टैन, कॉट सेक कॉसेक। 6 तरह के आप लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आप जिसको बोलते थे, उसी को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस भी बोला जाता है। और हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स की बात कर रहे हैं। आप ये भी सीखे होंगे कि फंक्शन को ही हम लोग मैपिंग भी कहते हैं। और हमारा जो तरीका होता है लिखने का, जैसे आप देखिए कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B, और उसको लिखने का ये तरीका होता है हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स। यहां हम लोग बोलते हैं f इज ए फंक्शन या f इज ए मैपिंग फ्रॉम सेट A टू सेट B, जहां पर पहले वाले सेट को फंक्शन का डोमेन बोला जाता है। पहले वाले सेट को फंक्शन का डोमेन बोला जाता है, दूसरे वाले सेट को फंक्शन का कोडोमेन बोला जाता है। और दूसरे वाले सेट यानी कि कोडोमेन का जो भी एलिमेंट्स फंक्शन के डोमेन वाले एलिमेंट्स से कनेक्टेड होता है, उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये सब चीज आपको क्लियर होना चाहिए। फंक्शन, अगर एक फंक्शन होता क्या है, पहले तो आप ये सीखे होंगे कि अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, एफ एक ऐसा रूल है जो सेट ए के हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज सेट बी में बनाता हो। सेट ए के हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज अगर सेट बी में बनाता हो, तो हम लोग इसी रूल को, फंक्शन एफ को फंक्शन कहते हैं, जो हमारा रूल था। और इस पहले वाले सेट को फंक्शन का डोमेन कहा जाता है, दूसरे वाले सेट को फंक्शन का कोडोमेन कहा जाता है, और जो भी एलिमेंट्स ए से रिलेटेड होते हैं उनको रेंज कहा जाता है, जिसका इमेज हम लोग बोलते हैं इमेज सेट बी में हो। बहुत ज्यादा मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक बार फंक्शन होता क्या है वहां से मैं फिर आगे बढ़ रहा हूं थोड़ा थोड़ा आपको बताने के बाद। जैसे अगर हम लोग दो सेट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहां एक सेट ले लिए ए, यहां एक सेट ले लिए बी, और इनके बीच हम एक रूल ले लिए एफ फंक्शन। इसमें मान लेते हैं हम कि हमारे 4 एलिमेंट्स हैं, A1, A2, A3, A4, और इधर हैं B1, B2, B3, B4, इधर भी 4 ही एलिमेंट है। और F एक ऐसा रूल है, या यूं आप कह सकते हैं F एक ऐसी मशीन है जिस मशीन में अगर हम A1 डालें तो मान लेते हैं हमको B1 मिला, A2 पर हमको B3 मिला, A3 पर भी हमको B3 ही मिला, और A4 पर हमको B4 मिला। तो हम क्या यहां पर डिफिनेशन देखें कि दो नॉन एम्प्टी सेट है, और F एक ऐसा रूल है जिसमें सेट ए के हर एलिमेंट का, जितने भी एलिमेंट इस सेट में हैं,
उनका यूनिक इमेज होना चाहिए दूसरे वाले सेट में, तब इस f को हम लोग फंक्शन कहेंगे, उस रूल को हम लोग फंक्शन कहेंगे। अब जैसे a1 का इमेज हो b1 और a1 का ही इमेज होता b3, तो a1 का यूनिक इमेज नहीं हो पाता, a1 का दो इमेज हो जाता, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि f जो है वो हमारा फंक्शन नहीं है। सिमिलरली मान लेते हैं कि a4 ऐसा एलिमेंट होता a में जिसका इमेज ही नहीं होता b में, यानी ये जो हम लोग ऐसे दिखाए हैं अभी एरो, ये नहीं होता, तो भी ये फंक्शन नहीं होता। फंक्शन होने के लिए पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट्स का यूनिक इमेज दूसरे वाले सेट में होना चाहिए। हाँ, पहले वाले सेट में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसका इमेज सेट बी में नहीं हो, और दूसरे वाले सेट में कोई एलिमेंट ऐसा बच जरूर सकता है जिसका कि जो किसी का इमेज नहीं हो, लेकिन पहले वाले सेट में नहीं बचना चाहिए। यानी A4 का भी एलिमेंट होना चाहिए, वो भी कैसा, तो यूनिक। जैसे यहां B2 ऐसा एलिमेंट है सेट B में जो किसी का भी इमेज नहीं है, ये बच सकता है इधर दूसरे वाले सेट में, कोडोमेन वाले सेट में ऐसे एलिमेंट बच सकते हैं जो किसी का इमेज नहीं हो, लेकिन डोमेन वाले सेट में, पहले वाले सेट में ऐसा एक भी नहीं बचना चाहिए एलिमेंट जिसका इमेज दूसरे वाले सेट में नहीं हो। यानी इधर जितने भी एलिमेंट हैं सबका यूनिक इमेज जरूर होना चाहिए। तो आप यहां पर आप देख लीजिए यूनिक इमेज दिया हुआ है। A2 का इमेज है B3 और A3 का भी इमेज है B3, तो यूनिक इमेज है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि A2 का इमेज हो B3 और A2 का ही इमेज हो B4, यानी एक एलिमेंट का दो या दो से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। अब इसको लिखने का हमारा ये तरीका, ये सब आपको बताया गया है। f ऑफ A1, तो f ऑफ A1 कितना है यहाँ पे, B1 है। फिर f ऑफ A2 यहाँ पे कितना है, तो है B3। फिर f ऑफ A3 कितना है, तो ये भी है B3, और f ऑफ A4 कितना है, तो ये है B4। इस तरह से इसको हम लोग लिखते हैं। अब जो पहले वाला सेट है, सेट A, उसको हम लोग फंक्शन का डोमेन कहते हैं। देखिए डोमेन ऑफ F, तो कितना है, सेट A का एलिमेंट, तो लिखने का आप सेट A लिख सकते हैं डायरेक्ट, या सेट A के सारे एलिमेंट्स को लिख दीजिए कर्ली ब्रैकेट में, यानी A1, A2, A3, A4। फिर अगर आपको मान लो लिखना है कोडोमेन ऑफ F, तो कोडोमेन F का क्या है, तो दूसरे वाले सेट का सारा एलिमेंट आपको लिखना है कोडोमेन में, यानी B1, B2, B3, B4। एंड अगर आपको रेंज लिखना है F का, रेंज ऑफ F, तो रेंज क्या होता है, तो कोडोमेन वाले सेट के वो एलिमेंट्स जो किसी ना किसी का इमेज जरूर हो, उनको रेंज कहा जाता है। तो रेंज कौन कौन हो जाएगा, B1, B3 और B4, क्योंकि ये एलिमेंट्स किसी ना किसी एलिमेंट्स के इमेज जरूर हैं, लेकिन B2 किसी का इमेज नहीं है तो वो नहीं कहलाएगा। और आप सीखे हुए होंगे कि रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज हमेशा ही सबसेट होता है कोडोमेन का। ये सारी बातें आप पहले किए हुए। यहां पे A1 का इमेज कहलाएगा कौन, B1, यानी ये जो है इधर वाला कहलाता है इमेज, और B1 का प्री इमेज कहलाएगा A1, प्री इमेज। A1 का इमेज है B1 और B1 का प्री इमेज है A1। A2 का इमेज है B3 और B3 का प्री इमेज दो है, A2 भी है और A3 भी है। A4 का इमेज कहलाएगा B4। कैसा इमेज, कौन सा इमेज, तो फंक्शन का नाम अगर हम f दिए हैं, जो कि जनरली f ही नाम दिया जाता है, या कभी आपको g और h भी मिलेगा, जब एक से ज्यादा फंक्शन हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट में डिफाइन करेंगे। तो एक को नाम दे देंगे f, एक को g, एक को h, या एक को f1, f2, f3, इस तरह से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं।
तो इधर इमेज है और इस एलिमेंट का इधर प्री इमेज है। तो ये तो हो गई फंक्शन की बात जो आप अभी कर रहे हैं, जिसको हम लोग मैपिंग भी कहते हैं। अब हम लोग यहां पर ये भी देख रहे हैं कि इनवर्स फंक्शन या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं रिवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन या आप उसको क्या बोल सकते हैं, रिवर्स फंक्शन। जैसे ये अगर हमारा फंक्शन है तो इसके इनवर्स को यानी रिवर्स फंक्शन को वो कैसे डिफाइन हो जाएगा, तो वो डिफाइन हो जाएगा f। देखिए ये था a से b, तो ये हो जाएगा b से a। अगर आपका सेट a से b में f है तो b से a में जो फंक्शन होगा वो f का इनवर्स कहलाएगा, जो फंक्शन होगा। अभी मैंने ये बात नहीं किया कि कब वो होगा कब नहीं होगा। b से a में जो फंक्शन डिफाइन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, f इनवर्स। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन आप कहिए या आप उसको बोलिए रिवर्स फंक्शन। तो f अगर है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, f इनवर्स। अब f के लिए जो सेट A था हमारा, ये है डोमेन और B क्या है, कोडोमेन। तो f इनवर्स के लिए उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा कि B है हमारा डोमेन और A है हमारा कोडोमेन। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। पहले देखिए अभी हम लोग ये सीख लिए कि ये अगर हमारा फंक्शन है सेट A से सेट B में, और लिखने का तरीका तो आपको पता ही है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इसका जो रिवर्स होगा उसी को हम लोग इनवर्स कहते हैं और लिखते कैसे हैं, f टू दी पावर -1। लेकिन f इनवर्स है, इसका मतलब आपको ये नहीं समझना है कि ये 1/f है। ठीक है ना, और f इनवर्स b से a में हो जाएगा, b से a में, और इसमें x इज इक्वल टू आपको लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा, f इनवर्स y। तो ये कुछ हमारा इनवर्स फंक्शन का लिखने का तरीका है। लेकिन हमेशा इनवर्स फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन हमेशा एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। उसके लिए भी कुछ कंडीशन होता है कि कब इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग थोड़ा देखते हैं इस बात को कि मैपिंग जो हमारा होता है फंक्शन, वो कितने तरह का होता है। ये आप सीखे होंगे टाइप्स ऑफ मैपिंग में, टाइप्स ऑफ फंक्शन में, कि आप सीखे होंगे 1-1 और इंजेक्टिव फंक्शन, 1-1 और इंजेक्टिव फंक्शन। फिर आप सीखे होंगे मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। थर्ड में है ऑन टू फंक्शन या ऑन टू, और उसी का नाम होता है सरजेक्टिव, ऑन टू और सरजेक्टिव फंक्शन। और नंबर 4 में है इनटू फंक्शन, ऑन टू और सरजेक्टिव फंक्शन, और नंबर 4 में क्या है हमारा, इनटू फंक्शन। फिर आप इन्हीं को मिला करके पढ़े होंगे कि 1-1 ऑन टू, मेनी वन इनटू, ये क्या होता है। तो हम लोग थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। हालांकि ये सब आपको बताया गया है, लेकिन एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं इसको कैसे समझते हैं। बिल्कुल मैपिंग से, छोटा छोटा डायग्राम से हम समझ सकते हैं। देखिए सेट ए सेट बी, रूल ले लिए हम लोग f, इधर ले लिए a b c, इधर d e f। ठीक है, और एक और ले लेते हैं g। मान लेते हैं a का इमेज है d, b का इमेज है e और c का भी इमेज है e। तो ये फंक्शन आप जैसा देख पा रहे हैं कि ये 1-1 या इंजेक्टिव नहीं है, ये कैसा है, तो मेनी वन है। इधर का मेनी एलिमेंट्स का 1 इमेज है, नाम से भी स्पष्ट होता है मेनी वन। तो इसको हम लोग कह रहे हैं मेनी वन। 1-1 कब कहते हैं, जब इधर के एक एलिमेंट का एक ही इमेज होता, तो हम लोग उसको बोलते हैं 1-1। ये है मेनी वन। अब जरा हम उल्टा फंक्शन सोचते हैं।
कि क्या इसका रिवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। तो B से A में वो फंक्शन डिफाइन होगा, तभी ना हम उसको इनवर्स बोलेंगे। तो B में देखिए क्या है, D E F G, और A में है A B और C। तो D का प्री इमेज था A, तो ये A हो जाएगा। E किसका है, तो E B का भी है और E C का भी है, तो B का भी और C का भी। अब आप ये देखिए कि ये तो एक एलिमेंट का दो दो इमेज हो गया, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन होने के लिए डोमेन वाले सेट का, ये तो अभी हम लोग सीखे कि जो फंक्शन का डोमेन होगा वो उसके इनवर्स का कोडोमेन होगा, और जो फंक्शन का कोडोमेन होगा वो उसके इनवर्स का डोमेन होगा। लेकिन है तो इनवर्स भी एक तरह का फंक्शन ही, ये भी तो एक तरह का फंक्शन ही है। लेकिन यहां हम जब देख रहे हैं इसको रिवर्स करके, तो डोमेन वाले का एफ इनवर्स जैसे फंक्शन है, मान लीजिए हम इसको जी नाम दे दिए, तो ये फंक्शन की तरह बिहेव ही नहीं कर रहा है। इसके एक एलिमेंट का यूनिक इमेज ना हो करके यहां पर एक से ज्यादा इमेज है, तो ये फंक्शन ही नहीं है। तो अगर ये फंक्शन नहीं है तो ये इनवर्स फंक्शन भी नहीं होगा। तो एक बात हम यहां से सीख गए कि मेनी वन फंक्शन का कभी भी इनवर्स नहीं हो सकता है। और लगे हाथ ये भी हमको पता चल गया कि 1 1 होता तो कुछ हद तक ये लग रहा है कि इनवर्स फंक्शन हो सकता था। अगर ये 1 1 होता तो इनवर्स फंक्शन में भी हो सकता था, ऐसा हमको लग रहा है। ठीक है ना। तो आगे हम लोग और देखते हैं इसको, एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं। देखिए, एक बात तो हम लोग यहां से सीखें कि F इनवर्स एग्जिस्ट व्हेन F इज 1 1, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव। एक बात, लेकिन ये अभी जरूरी नहीं है कि वो 1 1 अगर होगा तो वो एग्जिस्ट कर ही जाएगा, उसके साथ और भी कुछ होना चाहिए, जो हम लोग आगे देखते हैं। एक और बार हम लोग एग्जांपल लेते हैं जिसमें फंक्शन को 1 1 लेते हैं। A1 का इमेज ले लिए B1, A2 का B2, A3 का B3, A4 का B4। बिल्कुल ये फंक्शन है क्योंकि डोमेन वाले सेट के हर एलिमेंट का यूनिक इमेज है B सेट में, और इसको हम 1 1 तो कहेंगे ही क्योंकि सिंगल सिंगल है तो 1 1 है ये, मेनी वन तो ये है ही नहीं। क्या ये ऑन टू है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑन टू के लिए आप सीखे होंगे कि ऑन टू फंक्शन के लिए रेंज और कोडोमेन इक्वल होना चाहिए, या मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए आप ये भी बोल सकते हैं कि ऑन टू फंक्शन के लिए रेंज और कोडोमेन इक्वल होने का मतलब क्या हुआ कि दूसरे वाले सेट में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जो किसी का इमेज नहीं हो। मतलब ये हुआ कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है क्योंकि इसका रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। कब ऑन टू होता? जब B5 भी किसी ना किसी का यूनिक इमेज जरूर होता, तब हम लोग इसको ऑन टू बोलते हैं। अभी ये इनटू फंक्शन है, तो हम ये देख रहे हैं कि इनटू फंक्शन के लिए पॉसिबल है कि नहीं है इनवर्स, क्योंकि मेनी वन के लिए नहीं था, मतलब फंक्शन को 1 1 होना चाहिए। इनटू अगर नहीं होगा तो फंक्शन को ऑन टू होना पड़ेगा इनवर्स के लिए। अब आप सोचो, दो सेट ले लो फिर से, इधर ले लो B1, B2, B3, B4, B5, और इधर है A1, A2, A3, A4। तो देखिए B1 का प्री इमेज था A1, तो यहां पर इमेज हो जाएगा B2 का A2, B3 का A3, B4 का A4। लेकिन इतना पर छोड़ देने के बाद अभी भी यह फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डोमेन वाले सेट में एक ऐसा एलिमेंट बच गया जिसका कि इमेज कोडोमेन में नहीं है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। तो यहां से अभी हम लोग क्या सीखे
कि दूसरा पॉइंट हमारा कि किसी फंक्शन का इनवर्स एफ इनवर्स एग्जिस्ट व्हेन एफ इज ऑन टू, यानी इनटू के लिए काम ये नहीं कर रहा है, ये नहीं होता तो इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता, मतलब ऑन टू होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एफ इनवर्स एग्जिस्ट व्हेन एफ इज ऑन टू, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव। तो दोनों बातें होनी चाहिए, क्या क्या, फंक्शन को 1 भी होना चाहिए एंड ऑन टू भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप 1 हो जाए और ऑन टू नहीं हो, जैसे यहां पर था इस केस में, तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है, ये हम सीख गए। अब अगर मान लीजिए ऑन टू हो जाए, जैसे इसको अगर हम ऑन टू कर दें, यहां से B4 को हटा दिए और B5 को और B4 को, और A4 का भी इमेज अगर हम कर दिए B3, तो ये फंक्शन तो है, ऑन टू भी है, लेकिन ये 1 नहीं है। तो जब आप इसका अगर रिवर्स फंक्शन आप बनाएंगे, इनवर्स फंक्शन बनाने की आप कोशिश करेंगे, तो B3 का आपको दो इमेज दिखाना पड़ेगा, A3 और A4। तो देखिए ये फिर से इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। यानी इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए दोनों चीजें होनी जरूरी है, क्या क्या, 1 भी एंड ऑन टू भी। तो यानी दोनों पॉइंट है, कोई एक से काम आपका नहीं चलने वाला है। तो हम लोगों का जो काम का बात आया इनवर्स, पहले तो हम लोग सीख रहे थे इनवर्स, उसके बाद आएंगे ट्रिगोनोमेट्री का इनवर्स, तब हमारा चैप्टर्स वहां से कंटिन्यू होगा। अभी हम बस काम की बात ये सीखें कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट इफ एफ इज 1 एंड ऑन टू बोथ। और 1 और ऑन टू फंक्शन जो होता है, उन दोनों को मिला करके हम लोग उसको क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब हम लोगों को ये सीखने को मिला कि सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स हम निकाल सकते हैं, सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं। और इतना थोड़ा बहुत आइडिया भी लग गया है कि इनवर्स फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज को आपस में बदल दिया जाता है। बस फंक्शन जो पहले डोमेन से को डोमेन में था, अब को डोमेन से डोमेन में अगर डिफाइन हो गया पूरी तरह से, तो पिछले वाले फंक्शन का वो इनवर्स कहलाएगा। और फंक्शन का इनवर्स होने के लिए 1 और ऑन टू जरूरी है, और बाइजेक्टिव फंक्शन उसको बोलते हैं। और बाइजेक्टिव का मतलब 1 एंड ऑन टू फंक्शन, ये आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल मैंने कराया ताकि आपको कहीं दिक्कतें नहीं आए, जो लोग भूल गए हों उनको भी कहीं दिक्कत नहीं आए। इतना तो आइडिया हम लोगों को लग गया। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो इसका मतलब हम लोग ये सीख गए कि इंजेक्टिव फंक्शन प्लस सरजेक्टिव फंक्शन इक्वल टू बाइजेक्टिव फंक्शन। और इसी बाइजेक्टिव फंक्शन के पास इनवर्स फंक्शन होने की प्रॉपर्टी होती है। सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स प्रोसेस हो सकता है। अब एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं जो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, यानी 1 भी होगा एंड ऑन टू भी होगा। तो फिर से मान लीजिए हम एक फंक्शन को डिफाइन कर लिए सेट ए से सेट बी में। लिखने का तो हमारा वही तरीका होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, जहां पर x जो होता है, x मतलब होता है फंक्शन का डोमेन। x की वो सारी वैल्यू जिसके लिए वो फंक्शन डिफाइन हो उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। और जो दूसरा वाला सेट होता है वो को डोमेन, और उस डोमेन पर जो जो आउटपुट निकल गया है वो रेंज कहलाता है। ये सब आप सीखे हुए। तो हम लोग एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं सेट ए से सेट बी में। कैसा फंक्शन हम लेंगे, तो इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव दोनों हो, यानी बाइजेक्टिव। तो हम लोग इस तरह मान लेते हैं 4 एलिमेंट ले लिए डोमेन में, A1 A2 A3 A4। यहां भी हम लोग ले लेते हैं 4 ही, क्योंकि तभी ये हो पाएगा 1 भी और ऑन टू भी। 1 होने के लिए अगर इधर 4 है तो 4 होना जरूरी है,
और ऑन टू होने के लिए इधर बचना ही नहीं चाहिए, तो बराबर ही तो होना चाहिए दोनों तरफ, तो 4 एलिमेंट लिए हैं। मान लेते हैं A1 का इमेज है, F इमेज है B1, A2 का F इमेज है B2, A3 का F इमेज है B3, A4 का F इमेज है B4। तो हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं कि F ऑफ A1 हमारा कितना है B1, F ऑफ A2 कितना है B2, F ऑफ A3 कितना है B3 और F ऑफ A4 कितना है B4। अब हम उल्टा फंक्शन एक डिफाइन करते हैं B से A में, यानी अब हमारा B जो सेट है वो डोमेन का हो गया और A जो है वो कोडोमेन का। हालांकि 1 1 ऑन 2 में तो वो रेंज के ही इक्वल हो जाएगा। ये है हमारा B और ये है A, इधर है B1, B2, B3, B4, A1, A2, A3, A4। इसका रिवर्स लेना है, यानी B1 का कौन है प्री इमेज A1 था, तो यहां पे B1 का इमेज हो जाएगा A1, B2 का A2, B3 का A3 और B4 का A4। और ये फंक्शन है, सारे प्रॉपर्टी फंक्शंस के जो होते हैं उनको ये सेटिस्फाई कर रहा है, और इसीलिए हम लोग अगर वो f फंक्शन था तो इसको क्या लिखते हैं f इनवर्स। और इसमें क्या है कि B1 का f इनवर्स इमेज कौन है, तो A1, ऐसे लिखेंगे f इनवर्स B1 इज इक्वल टू A1। फिर यहां f इनवर्स B2 इज इक्वल टू A2, f इनवर्स B3 इज इक्वल टू A3 एंड f इनवर्स B4 इज इक्वल टू A4। इस फंक्शन के लिए यानी f के लिए ये जो सेट है हमारा, ये डोमेन था, ये कोडोमेन था। f इनवर्स के लिए ये है डोमेन और ये है कोडोमेन। और अगर ये फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इनवर्स का मतलब ये हो गया कि इधर अगर आप x को रहने दीजिएगा और f को इधर लाइएगा, तो ऐसे लिखते हैं हम लोग f इनवर्स y, x इज इक्वल टू f इनवर्स y। f इनवर्स का डोमेन कौन हो गया, y वाला, y यहां पे क्या था, कोडोमेन था, ठीक है ना। अब चूंकि लिखने का जो तरीका है हमारा, हमेशा हम लोग इस तरह से लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। हमेशा हम लोग आउटपुट को y से और इनपुट को x से डिनोट करते हैं, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स का इनवर्स तो इस तरह से डिनोट होगा। लेकिन फिर क्या किया जाता है कि x और y को आपस में रिप्लेस कर दिया जाता है, तो रिप्लेस कर दिया जाता है और इस तरह से लिखा जाता है y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x, ठीक है ना। हाँ, यही वाला चीज, इसी को ऐसे लिखा गया, बस x और y को एक दूसरे से बदल दिया गया है। लिखने का तरीका शुरू से हमारा आदत रहा है y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखने का, तो ये इनवर्स को भी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x। अब अगर यहां से कोई f इनवर्स को इधर लाएगा इक्वल के, तो वो हो जाएगा f ऑफ y इज इक्वल टू x। सेम प्रोसेस है, लेकिन x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y हम लोग ना लिख करके इस तरह से फंक्शन को लिखते हैं। ये हमारी बात हो गई थोड़ी बहुत इनवर्स फंक्शन के बारे में। अब कैसे निकालते हैं इनवर्स फंक्शन, किसी फंक्शन का, ये सारी बातें आपको फंक्शन में बताई जाएंगी या बताई गई होंगी, लेकिन यहां हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री का इनवर्स सीखना है। तो पहले इनवर्स फंक्शन क्या होता है वो हम लोग देख लिए, और अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री की तरफ चलेंगे और फिर देखते हैं उसके बारे में, बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब हम लोग थोड़ा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स के लिए सोचते हैं। तो अगर जैसा नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स, और अभी हम लोग ये सीखे कि इनवर्स होने के लिए उस फंक्शन को बाइजेक्टिव होना पड़ेगा, मतलब जो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों होगा उसी का सिर्फ इनवर्स पॉसिबल है। इतना हम लोग सीखे हुए हैं। तो अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकलना है तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का 1 1 होना और ऑन टू होना जरूरी है। हम लोग एक पहला जो
फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का y इज इक्वल टू साइन एक्स, या हम दोनों ही लिख लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब हम लोग देखते हैं इस फंक्शन के बारे में, ये फंक्शन 1 है कि नहीं है। तो आप जानते हैं कि फंक्शन का 1 होने के लिए दो मेथड आप सीखे होंगे चेक करने के लिए। एक तो एनालिटिकल मेथड ये है हमारा कि किसी फंक्शन को अगर 1 चेक करना है तो आप f ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 ले करके चले, और अगर वो इंप्लाइज कर दिया x1 इज इक्वल टू x2 तो फंक्शन 1 हो गया। दूसरा तरीका आपको ग्राफिकल मेथड सिखाया गया होगा। ग्राफिकल मेथड क्या कहता है कि अगर आपको कोई ग्राफ गिवन हो और आपसे कहा जाए पहले कि ये फंक्शन है कि नहीं ये बताइए, तो कोई ग्राफ आपको गिवन हो और वो फंक्शन है कि नहीं ये आपको देखना हो, तो आपको उसके लिए y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। जैसे आप मान लीजिए इस तरह का हम आपको एक ग्राफ दे दें और पूछे कि ये फंक्शन है कि नहीं आप ये बताइए, तो आप क्या करेंगे कि y एक्सिस अगर ये है तो y के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर y के पैरेलल कोई भी लाइन ग्राफ को एक जगह से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन, वो फंक्शन नहीं है। फंक्शन है कि नहीं है ये चेक करने के लिए हम लोग y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, और 1 फंक्शन है कि नहीं है ये चेक करने के लिए हम लोग x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे इस यही ग्राफ है, ये अगर फंक्शन ही नहीं है तो 1 की तो बात ही नहीं होगी। लेकिन अगर मैं ये करूं कि इस फंक्शन को मैं यहां तक मिटा दूं, बस इतना पार्ट रहने दो, ये पार्ट बस, तो ये फंक्शन है, क्योंकि y के पैरेलल कहीं भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक ही जगह पे कट करेगा। तो फंक्शन है तो 1 है कि नहीं ये अगर हमको चेक करना है तो हम x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब x के पैरेलल ग्राफ को एक ही जगह पे कट कर रहा है तो ये 1 है। अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन किसी फंक्शन के ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो इसका मतलब होता है कि वो फंक्शन 1 फंक्शन नहीं है। जो भी 1 फंक्शन होता है उनका ग्राफ, अगर आप उनके ग्राफ पर x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो उसके ग्राफ को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है ना। आगे हम लोग इसमें साइन एक्स के बारे में सोचते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पहले तो साइन एक्स का हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ हम लोग इसका देख लेते हैं साइन एक्स का क्या होगा। तो आपको पता है कि साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू होता है -1। तो ग्राफ जो होगा साइन एक्स का वो हमेशा ही इन दोनों ही लाइंस के बीच में होगी। तो हम लोग पहले रफली ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसका। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स का अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ होता है, इन्फिनिटी तक जाएगा इस तरह से। ये लाइन जो है आपका, ये y इज इक्वल टू 1 लाइन है और ये लाइन है y इज इक्वल टू -1। पॉइंट्स को अगर हम लोग लिखें तो ये होता है 0 0, ये है पाई, ये है 2 पाई, अगला 3 पाई होगा, आगे 4 पाई, इस तरह से ये -पाई, ये -2 पाई, ये होता है π/2, ये 3 π/2, ये 5 π/2 एंड सो ऑन। सिमिलरली इधर -π/2, -3 π/2, फिर -π/2, इस तरह से। पहला बात आप ये देख लो कि साइन एक्स फंक्शन है कि नहीं है। तो फंक्शन चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, और आप देख लो कि y एक्सिस के पैरेलल अगर आप कहीं भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ को एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब है कि साइन एक्स फंक्शन तो है। अब हमको ये देखना है इनवर्स के लिए कि 1 है कि नहीं है। तो 1 चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो
अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या ये ग्राफ को एक ही जगह पे कट करेगा? जैसे मान लो आप एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है, तो ये ग्राफ को एक ही जगह पे कट कर रहा है, इनफाइनाइट जगह पे, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। तो इसका मतलब होता है कि साइन एक्स फंक्शन जो हमारा है वो 1-1 नहीं है, नॉट ए 1-1 फंक्शन, नॉट ए 1-1 फंक्शन। सिमिलरली जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइन के साथ सारे, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, सब टोटल 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी 1-1 फंक्शन नहीं होता है अपने इंटायर डोमेन में। जो भी डोमेन होगा फंक्शन का वो अपने डोमेन में 1-1 फंक्शन कभी नहीं हो सकता है। तो अगर 1-1 फंक्शन होगा ही नहीं तो फिर उसका तो इनवर्स ही नहीं निकलेगा, और अगर इनवर्स निकलेगा ही नहीं तो फिर चैप्टर का नाम क्यों है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना, सोचने वाली बात। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये 1-1 फंक्शन नहीं है, और अगर 1-1 नहीं होगा तो फिर इसका इनवर्स नहीं निकल सकता। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, 1-1 के लिए क्या होता है कि एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आपको निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप मान लीजिए आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना हो, sin x इज इक्वल टू 0, आप 11th में पढ़े होंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना हम लोग सीखे हुए हैं। दो तरह का वहां पे सॉल्यूशन भी हम लोग पढ़े हैं, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, एक उसका जनरल सॉल्यूशन होता है। अगर इसको आपको सॉल्व करना हो तो आप कहेंगे सर x इज इक्वल टू n पाई ले लो आप, और n क्या होगा, यहाँ पे इंटीजर होगा, z होगा। मतलब sin x का वैल्यू 0 कितने पॉइंट पे होगा आप देखिए ना, sin x 0 हो रहा है 0 पर, पाई पे, 2 पाई पर, 3 पाई पर, सिमिलरली 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, पाई के सारे इंटीजर मल्टीपल पे साइन 0 होता है। तो आप ये मेनी वन नहीं हो गया कि बहुत सारे इनपुट पर एक ही आउटपुट मिल रहा है, तो ये 1-1 तो है नहीं। आप ऐसा भी समझ सकते थे इसको, या ग्राफिकल कॉन्सेप्ट से भी आप समझ सकते हैं, या जनरल सॉल्यूशन से भी। जैसे आपको ये अगर दे दिया जाए कि आप सॉल्व करें sin x इज इक्वल टू 1/2, जनरल सॉल्यूशन आप इसका निकालें, तो आप पढ़े हुए हैं +1 में कि अगर sin x इज इक्वल टू साइन अल्फा होता है तो x इज इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा। तो 1/2 के जगह पे आप कहेंगे कि सर पहले आप साइन π/6 लिख लीजिए, और तब x इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू π/6, जहां पे n बिलोंग्स टू अल्फा। 1/2 अगर होना है, जैसे मान लीजिए कि 1/2 यहां पे हो रहा है π/6, तो 1/2 इस पे अगर हम y x के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ले तो 1/2 तो बहुत जगह पे न होगा, साइन तो बहुत जगह पे होगा, तब तो ये 1-1 होगा ही नहीं। और अगर ये 1-1 नहीं होगा तो फिर इसका इनवर्स नहीं निकलेगा। एक बात हम सीख गए कि अपने इंटायर डोमेन में कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 1-1 हो ही नहीं सकता। मतलब पूरे डोमेन की अगर हम लोग बात करें तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकलना संभव नहीं है। हाँ, अब क्या किया गया उसके लिए वो थोड़ा आप समझिए। डोमेन को, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, बांध दिया गया। मतलब आप ये समझे कि जो -∞ से +∞ तक डोमेन था sin x का, वो पूरा नहीं लिया गया। sin x का डोमेन -π/2 से π/2 तक लिया गया। मतलब बाकी सबको कहा गया कि आप छोड़ दीजिए, भूल गए। तो हम लोग भूल जाते हैं और इसके बाद के सारे ही ग्राफ को मिटा देते हैं। कहां से कहां तक बस रहने देते हैं, तो -π/2 से, या सब मिटा करके एक बार फिर से हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, -π/2 से π/2 तक।
ये कहा गया कि आप पूरे डोमेन की बात ना करें, आप बस साइन में -π/2 से π/2 तक का आप बात करें। ये है π/2, ये है -π/2, बस यहां से यहां तक के बारे में आप सोचें। तो अगर हम लोग इतने दूर की बात कर रहे हैं तो ये फंक्शन तो है, आप देख लो, फंक्शन चेक करने के लिए आपको y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, बिल्कुल ये फंक्शन है। साइन एक्स के ही पूरे ग्राफ का ये एक पार्ट है। रेंज में क्या कोई फर्क पड़ा है क्या? साइन एक्स का रेंज था -1 से 1, अभी भी इसका वैल्यू -1 से 1 तक ही, यानी रेंज में फर्क नहीं पड़ा। बस साइन एक्स का डोमेन होता था सारा रियल नंबर, उसको हम लोग बस -π/2 से π/2 में सोच रहे हैं। और इतने दूर की अगर आप बात करेंगे तो आप देख लीजिए कि इतने दूर में जो फंक्शन है ना आपका, ये फंक्शन पूरी तरह से 1 की तरह बिहेव कर रहा है। देख लीजिए ना, ये तो हो गया फंक्शन चेक करने के लिए। 1 चेक करने के लिए हम लोगों को x के पैरेलल ड्रॉ करना होगा। तो x के पैरेलल कोई भी लाइन आप देखो, एक ही जगह पे फंक्शन को कट कर रहा है, यानी इतने पार्ट में ये फंक्शन 1 की तरह बिहेव कर रहा है। यानी इतने पार्ट का अगर हम सोचें तो इसका इनवर्स पॉसिबल हो जाएगा। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकलेगा 1 1 1 2, तो आपको पता है इसका इनवर्स निकलने के लिए साइन एक्स का इनवर्स पॉसिबल हो जाए, ये बात को सही करने के लिए साइन एक्स के डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। रेस्ट्रिक्ट करने से ये हो गया कि अब ये 1 की तरह बिहेव करने लगा, और अगर ये 1 की तरह बिहेव करने लगा तो फिर इसका इनवर्स पॉसिबल है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये बातें आती है कि सर जैसे साइन एक्स का तो कंप्लीट ग्राफ आप इस तरह से ड्रॉ किए हुए हैं, तो जरूरी है क्या कि हम यहां से यहीं तक का ले लें ग्राफ? हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि यहां से यहां तक का ले लेते, यहां से यहां तक का ले लेते, या इधर का ले लेते, तो हर जगह तो ये 1 1 था और हर जगह तो इसका इनवर्स पॉसिबल होता। बिल्कुल होता, आप एकदम सही सोच रहे हैं। आप -π/2 से π/2 ना लेकर के आप π/2 से 3π/2 लेंगे तो भी ये 1 की तरह बिहेव करेगा और इसका इनवर्स पॉसिबल होगा। लेकिन अगर आप पर अगर ये छोड़ दिया जाता कि आप जहां से आपकी मर्जी हो वहां से डोमेन लेकर के 1 सोचे, तो फिर आप में और दूसरे लोगों के बीच में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता। आप अगर बनाते यहां से यहां के बारे में सोच करके, कोई बना रहा है π/2 से 3π/2, कोई बना रहा है वहां से 5π/2, तो फिर कंफ्यूजन हो जाता। तो एक सॉल्यूशन निकाला गया और बस ये एक फिक्स कर दिया गया कि -π/2 से π/2 तक ही हम लोग लेंगे, सब लोग, ताकि इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हो या इसके इनवर्स की भी बात हो तो सब लोग यहीं से यहीं तक सोचे। नहीं तो किसी भी इंटायर डोमेन को फिक्स करने के बाद वो 1 की तरह बिहेव करेगा। ये आपको बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। लेकिन जैसे होता है ना कि जैसे आप ये मान लीजिए इसका नाम क्या है, तो इसका एक नाम फिक्स कर दिया गया कि इसका नाम मार्कर है, क्योंकि अगर आप कहीं जाए और आपको ये चीज चाहिए तो आप मार्कर बोले तो सामने वाला आपकी बात को समझ पाए कि मार्कर के ही बारे में बात हो रही है। उसी तरह से अगर इसको सबकी मर्जी पे छोड़ दिया जाएगा तो सब लोग अलग अलग इंटरवल लेंगे तो फिर सबकी बातें एक दूसरे से मैच नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये फिक्स किया गया कि इसी तक आपको लेना है, यहां से यहां तक। तो सब लोग लेते हैं तो हम लोग भी लेंगे। यहां से यहां भी पॉसिबल था, लेकिन यही फिक्स किया गया। बात समझ में आ गई? क्लियर? जैसे नाम रख दिया जाता है ना किसी का भी, उसी नाम से सब लोग बुलाएं, वही बात है। यहीं से यहीं तक फिक्स किया गया। आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। देखिए, सिमिलरली जितने भी आपके फंक्शन हैं y = f(x) = cos x, या थर्ड में हम लोग बात करें tan x हो या cot x हो, cosec x हो
या फिर सेक एक्स हो। ये पूरे डोमेन की हम लोग बात करेंगे तो फिर किसी का इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए सबके डोमेन को फिक्स कर दिया गया, ठीक है। और तब इनका इनवर्स पॉसिबल होता है, और इनके इनवर्स पॉसिबल होगा कैसे, उनको लिखा जाएगा, क्या डोमेन होगा, क्या रेंज होगा, ये सब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम लोग बस इतना जरूर सीख लिए कि कब फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है, ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स पॉसिबल हो, इसके लिए क्या किया गया, ठीक है ना। और फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि और क्या क्या इसमें बातें हैं, क्या क्या इसमें किया जा सकता है, ग्राफ क्या होगा इनवर्स फंक्शन का, इनके इनवर्स को लिखा कैसे जाता है, हर एक छोटे छोटे पॉइंट से लेकर के फिर हायर लेवल तक, जैसा हम लोग पहले बताएं, पहले बोर्ड लेवल हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे, एनसीईआरटी के भी प्रॉब्लम्स करेंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे।